हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था मृदभांड। अब हम आज से पढ़ेंगे जो कुछ अन्य सभ्यताएं बच गई हैं, फिर उनको कवर करने के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। फिर अपने इसी सीक्वेंस में हम हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके से लास्ट तक पढ़ेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो देखिए, आज हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए, अब पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे प्राचीन, यानी इससे प्राचीन सभ्यता कोई भी नहीं थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो, तो वह सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता थी, लेकिन यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह कैसी सभ्यता थी? तो देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। अब दो नदियों के बीच थी ये सभ्यता। तो कौन कौन सी दो नदियाँ थीं? तो वो नदियाँ थीं यूक्रेटस एवं टिब्रिस। यूक्रेटस, जिसको दजला भी कहा जाता था, एवं टिग्रिस। यह यूक्रेटस एवं टिग्रिस, टिग्रिस को फरात कहा जाता था। तो यह यूक्रेटस एवं टिब्रिस नदी के किनारे, नदियों के किनारे में बसी हुई थी। और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। सबसे प्राचीनतम का मतलब होता है कि इससे प्राचीन कोई भी सभ्यता नहीं थी। और कब थी ये? तो ये थी 5000 बीसी में। अगर पूछे डेट तो कब थी ये? 5000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट तो आप लोग समझते होंगे। जैसे देखिए, एक होता है ये, एक होता है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया बीसी, यहाँ हो गया एडी, एनो डोमिन। यहाँ समय पहले से चला करता था। जैसे ऐसे -3, -2, -1, इस तरह से सीक्वेंस चला करता है ना। सबसे बड़ा होता है -3, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो पहले उल्टा चला करते थे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले डेट उल्टा चला करती थी। फिर जैसे यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, फिर इसके बाद सीधा सीधा चलने लगी थी। लेकिन जीरो कभी नहीं हुआ। अगर आप सोचें कि पहले यहाँ से -3, -2, फिर यहाँ जीरो होगा, तो जीरो कभी नहीं हुआ है। जीरो कभी नहीं हुआ है। और यहाँ से पहले बिफोर क्राइस्ट चलता था बीसी में, और इसका होता है एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म होता है। तो यह 5000 बीसी। तो देखिए, 5000 साल वो हो गए, और अब क्या चल रहा है? 2021। तो 5 2 7, 7000 वर्ष पुरानी थी। और मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक उसके अवशेष मिले। तो आप कल्पना मतलब यहाँ से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यह थी विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा था कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो देखिए, वह अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी। लेकिन यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर ओवरऑल पूछे कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, कुछ भी शर्त ना लगाए, तो मारेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर पूछे कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता, तो वो हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसमें क्या पॉइंट बन सकते हैं? तो इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ अत्यंत उपजाऊ जमीन थी। ये जो थी यूक्रेटस एवं टिब्रिस नदी के किनारे वाली जो भी एरिया आता था, तो यह अत्यंत। देखिए भाई, मैंने बताया कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता को। कौन कौन से थे वो 4 पार्ट? देखिए, नंबर 1 हो गया सुमेरियन सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता इसी को कहते हैं। सुमेरु की सभ्यता। अब इसकी देखिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो अब चूंकि यह सबसे मैंने बताया कि यह सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। और ये जो सुमेरु की सभ्यता थी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पूरी बसी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया ताकि इसका अध्ययन करने में हमको सुविधा हो सके।
तो जो ये सुमेरु की सभ्यता थी यह पश्चिमी मतलब मेसोपोटामिया, यह बेसिकली वर्तमान इराक में पड़ता है। अगर पूछे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ पर बसी थी वर्तमान में वह कौन सा क्षेत्र है, तो वो है इराक। तो यह पश्चिमी भाग में थी सुमेरु की सभ्यता, और यहीं से लोगों का पलायन हुआ था। फिर वो इन लोगों ने जाके वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसा ली थी। ओके, तो उससे अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के लोग आए थे, तो सुमेरु की सभ्यता के लोग। सुमेरु की सभ्यता किस सभ्यता का भाग थी, तो वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता का भाग। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम लोग सुमेरु की सभ्यता के आगे। तो देखिए दूसरा आ गया हमारा बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। अब बेबीलोन से हमें क्या याद आता, तो देखिए जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो जब फिर इसके बाद झेलम का युद्ध हुआ था 326 बीसी में पोरस और सिकंदर के बीच में। फिर जब यह लौटने लगा था तो जाने के वक्त में इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। फिर इसके घोड़ा का नाम था बहुकेफला, और इसको वहीं दफना दिया गया था। तो बेबीलोन की सभ्यता से क्वेश्चन बनता है कि झूलता बागीचा किसे कहा जाता है, तो बेबीलोन को। यहाँ से पूछेगा कि झूलता बागीचा कहाँ पर है, तो बेबीलोन, झूलता बागीचा। फिर इसके बाद क्या आया, तो सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। फिर आता है इरिट्रिया, सॉरी असीरिया, इरिट्रिया नहीं, असीरिया। सीरिया नहीं है भैया, असीरिया, असीरिया की सभ्यता। और चौथा नंबर आता है कैल्ड्रिया की सभ्यता। कैल्ड्रिया की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया सुमेरु की सभ्यता, यहीं ये जो है मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग में थी, और फिर यहीं से जाके इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसा लिया था। दूसरा नंबर है बेबीलोन की सभ्यता, इसको झूलता बागीचा भी कहा जाता है। और तीसरा नंबर असीरिया की सभ्यता। फिर इसके बाद है कैल्ड्रिया की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता में। देखिए अब आती है हमारी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता परिचित होंगे आप लोग इससे। मिस्र से बहुत ही डेवलप कंट्री है इस समय। ये इसका कुछ पार्ट एशिया में भी लगता है और अफ्रीका में भी लगता है। तो देखिए अब इसकी क्या विशेषताएं हैं। मिस्र की सभ्यता थी, तो यह थी 3100 बीसी में। 3100 बीसी में थी मिस्र की सभ्यता। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए उनको भी हम देख लेते हैं। इसको जो है नील नदी की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नील नदी की देन है ये। आज भी जो मिस्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है वो नील नदी ही है। नील नदी से इसकी बहुत कमाई होती है, और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। तो इसको कहा जाता है नील नदी की देन। यह मिस्र के रेगिस्तान में फैली थी, आज भी वहाँ रेगिस्तान ही है। लेकिन इसका जो नील नदी है तो इससे इसकी बहुत सारी कमाई हो जाती है। यहाँ पर बांध वगैरह भी बने हैं, और एक नहर भी बना है जिसका नाम है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो वहाँ से इसकी बहुत सारी कमाई हो जाती है मिस्र की। तो देखिए, लेकिन हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। और इस सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए इसमें जो है पिरामिड देखने को मिले हैं मिस्र में। इसमें क्या देखने को मिले हैं, तो इसमें मिले हैं पिरामिड। अब ये क्या होता है पिरामिड, तो पत्थरों, देखिए जैसे ये पहाड़ के आकार का होता है पिरामिड। ऐसे यहाँ विशाल पत्थर रख दिए जाते थे, और मतलब बहुत ऊंचाई तक, जैसे कोई पहाड़ लगा हो। तो यहाँ पिरामिड देखने को मिला है। और यहाँ क्या मिला है, तो और यहाँ मम्मी देखने को मिली है। क्या मिली है,
मम्मी। अब मम्मी क्या होता है भैया, तो देखिए जैसे मम्मी जो होती है, अगर उसको जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति कोई ख़त्म हो गया, उसका शव है, तो उसमें अगर मम्मी आप लपेट के रख देंगे तो वह 4-5 हज़ार वर्ष तक उसी तरह सुरक्षित रखा रहेगा, उसमें चींटियाँ नहीं जाती हैं और वह एक सुरक्षा कवच होता है। यहाँ के जो इस सभ्यता का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था फिरौन, यानी यहाँ के शासक का नाम था इस सभ्यता के कुल मिला के फिरौन। फिरौन नामक व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व कर रहा था इस सभ्यता का। अब फिरौन को कहते हैं कि इस्लाम में इसको श्राप दिया गया है कि तुम्हारे लाश को हज़ारों सालों तक आग जलाएगी नहीं, पृथ्वी खाएगी नहीं। तो देखिए अलग अलग धार्मिक मान्यताएं होती हैं और फिरौन की जो लाश थी उसको वो आज भी सुरक्षित रखी है मिस्र में। क्यों? क्योंकि उसमें मम्मी रख दी गई है, मम्मी उसके लाश में लपेट दी गई है और आज भी वह उसी तरह रखी है। हालांकि अब देखिए अब पूरी की पूरी तो रखी नहीं रहेगी, पतला सा हो गया, बिल्कुल दुबला पतला सा। आप इंटरनेट में डाल के देखिएगा कि मिस्र की सभ्यता में मम्मी लगे हुए व्यक्ति, तो उसमें आप फिरौन को भी देख लेंगे और भी बहुत सारी लाशें देख लेंगे, वो लोग रखे रहते हैं इस तरह। तो और यहाँ गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा। ओके, गीजा का पिरामिड पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा है, तो वो गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड। और यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए इतिहास होता है रिलेट करके पढ़ने का विषय। तो मम्मी देखिए मिली है, और मम्मी क्या है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ही इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, यानी यहाँ का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था इस तरह से। तो ख़त्म, ये मिस्र की सभ्यता भी पढ़ ली हम लोगों ने। रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता अब परिचित तो होंगे ही नाम से, इटली की राजधानी है रोम। तो यह कहाँ विकसित थी, यह थी इटली में। यह इटली में विकसित थी और जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं सबसे विकसित सभ्यता थी अगर कोई, तो वो थी रोम की सभ्यता। इसीलिए कहा जाता है कि रोम कोई एक दिन में बनकर खड़ी हुई इमारत नहीं है, इसको बनाने में बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी है और इसके अवशेष आज भी सुरक्षित रखे हैं रोम में। तो देखिए यह सबसे मतलब जितनी भी अब तक की सभ्यताएं हैं, सबसे विकसित सभ्यता थी रोम की सभ्यता। सबसे विकसित सभ्यता थी ये। और क्या था इसमें, तो यह इटली में विकसित हुई और सबसे विकसित सभ्यता रही है। इन लोगों ने भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था अपना। भूमध्य सागर को कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने। और कहाँ और क्या क्वेश्चन पूछता है इससे, तो देखिए और पूछता है कि ये जो था रोम, तो यहाँ जूलियस सीजर और आगस्टस नाम के 2 राजा थे। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो जूलियस सीजर के नाम पर देखिए पड़ा है महीना नाम जुलाई, जुलाई तो अब आप जानते ही होंगे, और जो आगस्टस है उसके नाम पर पड़ा है अगस्त। ओके, तो यहाँ से याद रखिए आप लोग। तो यहाँ कौन से 2 प्रतापी शासक हुए, तो वो थे जूलियस सीजर, जूलियस सीजर और आगस्टस, जूलियस सीजर एंड आगस्टस। तो देखिए अब ये जो जूलियस सीजर था भैया, यह बहुत ही मतलब ये इसने बहुत ही स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में। जैसे आज भी देखिए बहुत लोगों का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय बेचकर देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और भी अरुणिमा सिन्हा हो गई, मतलब तरह तरह के बहुत लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो इसने बहुत ही स्ट्रगल की थी अपनी लाइफ में और फिर तब इसने राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन इसके ही कैबिनेट ने, मतलब इसके ही सहयोगी मंत्रियों ने इसकी हत्या कर दी थी, जूलियस सीजर की। देखिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें नो डाउट लोग देखना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हमें पीछे भी खींचने लगते हैं कि मतलब ये क्यों, मुझसे आगे तो न बढ़ने पाए, है ना। तो ये वास्तविकता है, आप जितना आगे जाएंगे तो उतना लोग भी आपको पीछे खींचेंगे। तो इसी के मंत्रियों ने, इसी के कैबिनेट ने इसकी हत्या कर दी। अब पूछता है क्वेश्चन कि जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा था, तो वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। अगर पूछे जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है, तो वो लिखा है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जिसको इंग्लिश का पापा कहते हैं, विलियम शेक्सपियर।
विलियम शेक्सपियर। अगर पूछे कि भारत का विलियम शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो वो थे हमारे कालिदास, जिन्होंने मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इन सारी चीज़ों की रचना की हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ते रहा करिए। रोम की सभ्यता। अब हम पढ़ रहे हैं ईरान की सभ्यता, पारस की सभ्यता, इसको फारस की सभ्यता कहते थे। फारस की सभ्यता। देखिए, ये फारस की सभ्यता, तो यह वर्तमान ईरान में है। ईरान को ही पहले पारस बोला जाता था, फिर वहीं से बना है फारस। तो ये जो थी, इसका विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ है। मतलब ये फारस की सभ्यता बहुत तेज़ी से विकसित हो गई। इसका विकास बहुत ही शीघ्रता के साथ हुआ है। बहुत तेज़ी से हुआ। देखिए, जो रोम की सभ्यता मैंने अभी पढ़ाया है, अगर उसको पूछे कि वो कितनी पुरानी थी, मतलब किस ईस्वी की थी, तो वो थी 600 ईसा पूर्व। और ये फारस की सभ्यता थी, ये थी 500 ईसा पूर्व। तो इसको आप याद रखते चलिए बीच बीच में। तो इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ है फारस का। यह वर्तमान ईरान में है। यह वर्तमान ईरान में है। और इन लोगों ने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। ये पारसी लोग जो होते हैं ना भैया, तो ये बहुत शांति प्रकृति के होते हैं, है ना। मुस्लिम से ही मैच खाते हैं ये लोग। मतलब नाम अगर देखें, जैसे रतन टाटा जी हैं हमारे, तो कौन है वो? पारसी। तो आप आकलन कर सकते हैं। और जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, वो भी पारसी हैं। तो मतलब बहुत ही शांति प्रकृति के लोग होते हैं ये पारसी। तो देखिए, इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। यह वर्तमान ईरान में है। इन लोगों ने पर कब्जा कर लिया था। पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। और इनकी क्या उपलब्धि थी? तो ये लोग पारसी धर्म को मानते थे। क्या मानते थे? तो ये लोग पारसी धर्म को मानते थे। पारसी धर्म को बेसिकली ये लोग अडॉप्ट करते थे। फिर कुछ दिन बाद सिकंदर आया और सिकंदर ने इस धर्म को नष्ट कर दिया था। ओके, तो यहाँ से हमने देख ली फारस की सभ्यता। तो वो है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता। देखिए, अब इसकी क्या विशेषता है स्पार्टा की सभ्यता के? तो यह स्पार्टा अपने बहुत ही बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता है। यहाँ की ट्रेनिंग, मतलब जो यहाँ सैनिक तैयार होते थे, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी वीआईपी होती थी कि आप सुन के चौंक जाएंगे। बच्चा जब महज 6 वर्ष का होता था, तो उसको एक लठ देकर भेड़ियों के बीच में जंगल में छोड़ दिया जाता था। अगर वह मर जाए तो मर जाए, अगर वह आएगा तो मतलब एक उच्चतम कोटि का सैनिक बनकर ही आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कठोर तपस्या करवाती जा रही है। इसीलिए परिणाम ये हुआ कि यहाँ के 300 सैनिकों ने जो है ग्रीस के 20,000 सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो जो स्पार्टा था, इसका नेतृत्व कर रहा था लियोनाइडस। लियोनाइडस यहाँ का राजा था। और इसके पास थे केवल 300 सैनिक लियोनाइडस के पास। लेकिन यह बहुत ही उच्च कोटि के सैनिक थे, जिनको पराजित कर पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। इनकी ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती थी। और एक राजा था जर्कसीज, ग्रीस का जर्कसीज राजा था। तो इसके पास थी 20,000 सेना। कितनी थी? 20,000। अब इन दोनों में आपस में, मतलब जर्कसीज ने सोचा कि मैं स्पार्टा को अपने आप में मिला लूँ। ये जो ये था लियोनाइडस, या ग्रीस का ही एक छोटा सा पार्ट था, तो इसने सोचा कि क्यों ना इसी में मिला लूँ। तो जब मतलब युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई मैदान में जर्कसीज और लियोनाइडस की, तो लियोनाइडस के पास से एक व्यक्ति आया और उसने कहा लियोनाइडस से कि आप मुझे रख लीजिए एक सैनिक के रूप में।
तो लियोनाइडस ने कहा कि देखिए हमारे सैनिक बहुत ही उच्चतम कोटि के हैं, हम आपको नहीं अपने साथ रख पाएंगे। तो फिर उसने क्या किया कि वो गया, और जो भी युद्ध में देखिए कूटनीति का बहुत महत्व होता है, तो अब उसको कूटनीति तो पता चल ही गई थी, तो इसने मतलब विश्वासघात कर दिया लियोनाइडस के साथ और जर्कसीस से सब कुछ बता दिया, और जर्कसीस की तरफ से लड़ने आ गया लियोनाइडस के खिलाफ में। तो इन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन अब चूँकि उसको सारी जो तोड़ फोड़ होते हैं तो वो राज पता चल ही गए थे जर्कसीस को। तो जब हारने लगे थे जब ये लियोनाइडस, तो लियोनाइडस ने कहा था कि जर्कसीस, इतिहास तुम्हें एक कायर के रूप में देखेगा और हम एक बहादुर योद्धा के रूप में देखे जाएंगे। तो देखिए ऐसे सैनिकों का नाम हमेशा ही इतिहास में रखा जाता है जिन लोगों ने वास्तव में स्ट्रगल किया है। तो हालांकि फिर हार गए थे ये जो लियोनाइडस था, इसके सैनिक हार गए थे, लेकिन दांत खट्टे कर दिए थे जर्कसीस के। ओके, तो जर्कसीस ने छलपूर्वक ये युद्ध जीता था। तो ये देख ली हमने स्पार्टा की सभ्यता, और फिर इसके बाद आती है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी सभ्यता, ये पीली नदी कहाँ है? तो ये है भैया चाइना में। पीली नदी की सभ्यता ये भी 5000 ईसा पूर्व की थी। अब हम देखते हैं पीली नदी की सभ्यता। यह हुआंगहो नदी के तट पर थी पीली नदी की सभ्यता, और यह चीन में थी। कब थी ये? 5000 ईसा पूर्व, 5000 BC। हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक। जैसे बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। तो ये हुआंगहो नदी के तट पर थे, हुआंगहो नदी के तट पर। और यह एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, चूँकि जो इसकी ज़मीन थी इसके तट की वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ थी, और यह एक उपजाऊ भूमि के रूप में जानी जाती है, और यह एक समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए भाई, हम आप लोगों के लिए देखिए ईमानदारी से बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो देखिए मेहनत करते हैं। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और देखिए हम आपका टाइम तो बर्बाद नहीं करते हैं, है ना, जितना जब तक रहते हैं यहाँ तब तक पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।